बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। नए वज़ीर आला केपी के इंतखाब में सिर्फ और सिर्फ 24 से 36 घंटे रह गए हैं। केपी के असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है। वो खबर जिसका सबको इंतजार था कि इजलास कब तलब किया जाएगा और केपी वज़ीर आला का इंतखाब कब होगा, तो बिल आखिर इजलास तलब कर लिया गया है। पीर की सुबह 10 बजे ये जो इजलास है, स्पीकर कौमी जो केपी असेंबली है उनकी जानिब से इजलास तलब ये किया गया है। अब जी इसमें खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इस्तीफा दिया था, पहले गवर्नर केपी ने कहा जी कि मुझे गवर्नर केपी ने कहा कि मुझे इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, और फिर उसके बाद ये खबरें हुकूमती हलकों की तरफ से सामने आई जी कि हैंड रिटन इस्तीफा नहीं है, ये जो कंप्यूटराइज इस्तीफा होता है इसके ऊपर बेशक आप साइन भी करें तो ये मंजूर नहीं हो सकता इनके मुताबिक। तो इसके बाद अली अमीन गंडापुर ने हैंड रिटन इस्तीफा भेजा, और इस हवाले से भी आपको खबर बताता चलूँ जी कि गवर्नर केपी को इस्तीफा मौसूल हो गया है, और खुद गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की जानिब से ट्वीट करके इस बात की कंफर्मेशन भी कर दी गई है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा उन्हें मौसूल हो चुका है। बहरहाल उनका ये कहना था जी कि मंजूरी के हवाले से उनकी जो कानूनी टीम है वो इस वक्त चीज़ों को देख रही है। बहरहाल आइन क्या इस हवाले से कहता है वो भी मैं आपको क्लियर करना चलूँ जी। तो आइन के अंदर कहीं भी गवर्नर केपी की जानिब से इस्तीफे की मंजूरी या उसको डिले करने के हवाले से कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया। इस्तीफे के हवाले से सिर्फ इतनी चीज़ लिखी गई है कि जब इस्तीफा मौसूल हो जाएगा उसके बाद इसका मतलब ये है कि वो काबिल अमल हो गया, यानी कि केपी के जो गवर्नर हैं वो इस्तीफे को ना होल्ड कर सकते हैं, ना उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ना उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं इस हवाले से लिखा गया। वो सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे जी कि उनको इस्तीफा भेज दिया गया, उनके रिकॉर्ड के लिए ऑन रिकॉर्ड चीज आ गई है, अब वो काबिल अमल हो गया है, तो मौसूल हो गया है। अब आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जी इस वक्त केपी असेंबली में कोई भी वज़ीर आला नहीं है। मंडे सुबह 10 बजे इजलास बुला लिया गया है और उसमें वोटिंग होगी। यहां एक और बड़ी खबर आपको बताता चलूं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा पूरी तैयारी की हुई है जी। वो जो उनके साथ कौमी असेंबली में हुआ था सेफ हाउस, जिसमें सिंध में जी इनके लोग छुपाए गए थे, तो इस मरतबा जी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं उनको जो केपी असेंबली के जो स्पीकर हैं बाबर सलीम स्वाति, उनका जो घर है उनमें उन तमाम को रखा गया, वहां पर वो तमाम जो है वो मौजूद है, और उनसे कहा गया कि आप बाहर ना यहाँ से जाइएगा जब तक जो है वो असेंबली का इजलास बुलाकर वोटिंग ना हो जाए। क्यों? उसकी रीज़न ये है जी कि कहीं आपको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, कहीं आपको कॉल्स करके आपको जो है वो मैनेज करने की कोशिश ना की जाए। तो आप सारे यही रहे। एक आध दिन की तो बात है, 24 से 36 घंटे रह गए हैं। 10 बजे जो है वो इजलास हो जाएगा, आप सब ने उसके अंदर वोट डालना है, और उसके बाद जो है वो फिर बेशक आप अपने अपने घरों को जो है वो लौट जाएं। तो इस मरतबा पूरे प्लान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चीज़ें कर रही है, और इस वजह से जो ताकतवर हल्के हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है जी, जो ये चुनतखब हुकूमत है जी, आप देख रहे होंगे जी कि गुस्सा भी अरूज पर है, और उनके बस में इस वक्त कुछ नहीं है कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि उनके लिए बड़ा शौक था, वो संभल नहीं पा रहे। और जुनैद अकबर साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। एक तो नंबर गेम पूरी होने के हवाले से उन्होंने ये खबर दे दी है, और साथ में कहा है कि एक MPA भी आप हमारा नहीं तोड़ सके। बल्कि इसमें आपको एक और खबर भी मैं देता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने जा रहा है, और मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल करने जा रहा है, और मौलाना फजल रहमान से कह रहा है जी कि हमारे नंबर तो ऑलरेडी पूरे हैं जी, आपका मतलब है कि मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही 2/3 अक्सरियत है, मखसूस नशिस्तें 3 है, यानी कि 145 कुल तादाद है असेंबली की। 145 में से 115 पर तो बरह रास्त सिलेक्शन होता है, 30 मखसूस नशिस्तें होती हैं। उन 30 में से 26 खवातीन की और 4 माइनॉरिटीज़ की। ये 30 की 30 जो हैं ये मिली अपोजिशन जमातों को। हालांकि इनमें आधी से ज्यादा मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आधी क्या, बल्कि आप कहें कि 70% जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 में से नशिस्तें मिली थी, यानी कि 20 से ज्यादा। लेकिन ये सारी की सारी अपोजिशन जमातों के पास जो है वो चली गई हैं। तो इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 93, 92 और जो अपोजिशन जमातें उन सबको मिला मखसूस नशिस्तें 30 मिलाकर 53। अगर 30 निकाल देना उनमें से तो सिर्फ 23 की तादाद उनकी बनती है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि 23 सीटें खाली वो जीत सकी हैं, और 92 सीटें PTI जो है वो जीती है 115 में से। लेकिन खैर चलें, आपने नशिस्तें दे दी, उसके बावजूद भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा जो है वो सीटें हैं। तो मौलाना फजल रहमान से हमायत मांगी जाएगी कि आप हमारी जो हिमायत है वो करें। जरा ये बताते हैं जी कि मौलाना फजल रहमान की जमात के अंदर जो है वो ये कह दिया गया, राय दी जा रही है कि हम अपोजिशन में ही बैठेंगे, और कोशिशें भी बड़ी की गई, मौलाना साहब से मुलाकातें भी की गई, लेकिन वो फ्रंट पर नहीं आ रही, यानी कि अपना कांधा नहीं दे रहे जी कि आप मेरा उम्मीदवार नामजद कर दें वज़ीर आला के लिए, और वो नामजद हो। क्यों? क्योंकि नंबर गेम पूरी नहीं है। इवन के अपोजिशन की जो 53 है ना, उनमें से भी कहा जा रहा है कि उनके भी 53 के 53 जो है वो सारे राजी नहीं है कि हमारी तरफ से कोई जो है वो आए, यानी कि उनकी 50 से भी कम जो तादाद है वो इस वक्त मौजूद है। ANP के हवाले से ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उनके जो हैं 4 MPs वगैरह वो टोटली इस गेम से जो है वो आउट है। तो बहरहाल जी दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी मौलाना फजल रहमान को ये मशवरे दिए जा रहे हैं। खासतौर पर हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है जी कि देखें, हमारे पास अगर पूरी की पूरी अपोजिशन भी मिल जाए तो 53 का नंबर है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PTI के नंबर तोड़ने पड़ेंगे। तो अगर PTI के नंबर हम तोड़ें, बेशक वो आज़ाद है लेकिन वो है तो PTI के ही ना, अगर हम PTI के नंबर तोड़ते हैं तो जमहूरियत कहाँ की हुई। तो कहा तो उन्होंने ये, और साथ में उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम जो है वो पार्टी को हमने कहा है कि हमें अपोजिशन में ही बैठना चाहिए और इस वक्त खास तौर पर हुकूमत में हमें नहीं आना चाहिए। अगर हम आएंगे और अगर फॉर्म 47 का यहाँ पर भी वज़ीर आला बनाया गया तो KP अवाम की गजब से हम नहीं बच पाएंगे। KP के डायनामिक्स कुछ और है, KP की अवाम कुछ और है, पंजाब में मामलात जो है वो कुछ और है। तो KP के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब वफाक में यहाँ पर इस्लामाबाद में आते थे लोग KP से एहतजाज के लिए तो आप उनको तो रोक लेते थे, लेकिन KP के अंदर जब लोग निकलेंगे ना अपने ही इलाकों के अंदर एहतजाज के लिए तो आप उनको नहीं रोक सकते हैं। और जिस तरीके से आपके पास रिसेंट एग्जाम्पल आज़ाद कश्मीर की भी है, क्या हुआ आज़ाद कश्मीर में, वहां पर भी लोग अपने शहरों में निकले ना, लेकिन आप नहीं रोक पाए और उन्होंने अपने जो मुतालबात थे वो मनवाए। बल्कि एक मेम भी बनी हुई है कि 38 वो मुतालबात लेकर आए थे और 42 के 43 मुतालबात जो थे वो उन्होंने अपने मनवाए हैं। तो बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल उनको टफ टाइम जो है वो मिल रहा है, बड़ा दबाव, बड़ा प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी इस मामले के ऊपर डट गई है। सुहेल अफरीदी के नाम के ऊपर सारे डट गए हैं कि इसी को ही वज़ीर आला बनाना है। इमरान खान साहब ने इसका नाम लिया है और अब मुझे भी ऐसा सारी ओवरऑल सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इस मरतबा उन्होंने बड़ा टफ टाइम भी दिया है और वो डट भी गए हैं, बड़ी मुजम्मत भी उन्होंने शो की है और KP में सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब सुहेल अफरीदी का यहाँ पर अगला इम्तिहान है जी कि कहीं वो भी तो अली अमीन गंडापुर नहीं बन जाता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी इमरान खान साहब को बड़ा एतमाद था, ऐसे ही उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया। वो वाइड शख्सियत है, आप देखें ना कि उनको इमरान खान साहब ने फूलों के हार जो है वो पहनाए और उनको जो है वो फूल वगैरह डाले, वो फुटेज मौजूद है। तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी एतमाद था, इसीलिए इतना अरसा अली अमीन गंडापुर जो थे वो वज़ीर आला KP रहे, लेकिन जी ऑपरेशन के हवाले से वो नाकाम रहे इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली थी उसको लागू करने में। तो सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने यही जो टास्क है वो दिया। अब सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब के इन तमाम हिदायत को पूरा करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, ये उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से प्रेशर तो होगा, रोका तो उनको जाएगा, लेकिन अब वो किस तरह से इंप्लीमेंट करवाते हैं ये उनके ऊपर है। मैदान जो है वो उनको मिल गया है। इसी तरह से जी एक और खबर भी आपको पंजाब से बल्कि शेयर करता चलूँ जी कि हाफिज साद रिजवी जो हैं इनकी गिरफ्तारी की जो इतलात है जी वो सामने आ रही हैं। इससे पहले आपको बताता चलूँ जी कि इनकी जो फैमिली थी उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके घर के ऊपर जो एक छापा मारा गया, उनकी जो खवातीन थी सारी उनको अरेस्ट किया गया। इवन के बच्चियों की जो है वो फुटेज आ रही थी, कोई 2-3 साल की कोई बच्ची थी, उनकी बेटी थी या जो भी थी उनकी फैमिली की थी, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया। और फिर उसके बाद एक फुटेज जो है वो सामने, बल्कि वो फुटेज के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ जी कि मुख्तलिफ पैसे, करेंसी, जेवरात वगैरह जो है वो उस फुटेज के अंदर दिखाया गया और कहा गया जी कि ये हाफिज साद रिजवी जो है इनके घर से बरामद हुआ है। अब इसमें जी साद रिजवी के घर से रा की फंडिंग बरामद हुई है। क्या पुलिस का ये दावा काबिल कबूल है? ये पुलिस की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया जी। ये उबैद भट्टी साहब उनकी जानिब से ट्वीट की गई है। वैसे कॉमन सेंस की बात है, अगर रा ने फंडिंग की है तो साद रिजवी ने घर में ही सारी रखनी थी और मार्च में निकल जाना था ताकि पुलिस आकर बरामद कर ले। एक सवाल तो ये है जी कि आप देखें ना कि जिसको भी कोई नाम, मतलब सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने नामजद किया है तो उसका नेक्सस रा से जोड़ा जा रहा है जी कि कोई मतलब है कि उनकी कोई फंडिंग या कोई खुफिया डॉक्यूमेंट है, और फिर उनको जो है वो तालिबान हुकूमत से भी जोड़ा जा रहा है।
और फिर उनको ये भी कहा जा रहा है जी कि आप मंशियात का जो कारोबार है वो भी करते हैं। मतलब ये सब कुछ आपको तब याद आया जब उनको इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आला नामजद किया, उससे पहले वो एमपीए थे तब आपको कुछ भी नहीं याद आया। ठीक है। अच्छा, साद रिजवी जो हैं कितनी मरतबा आ चुके हैं फैजाबाद, कितनी वो तकरीरें भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मालूम। और जब वो मार्च के लिए निकले हैं, उनको पहले तो लाहौर में ही रोकने की कोशिश की गई ना, बड़ा उनकी भी उधर भी जो शातें हैं वो हुई हैं, और वो यही इस वक्त हाफिज साद रिजवी सवाल पूछ रहे हैं कि गोलियां आपने क्यों चलाई, हम तो मार्च के लिए आ रहे थे, मार्च करके चले जाते, आपने गोली क्यों चलाई है। ये वो बेसिक जो सवाल है जी वो कर रहे हैं, उनको बड़ा रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है, पुलिस की जानिब से भी कोशिश जो है वो की जा रही है। बहरहाल वो आ रहे हैं इधर फैजाबाद बैठने के लिए, तो किया ये गया कि उनके घर छापा मारा गया। एक तो उनकी खवातीन को अरेस्ट किया कि, और ऊपर से वो वीडियो फुटेज दिखा रहे। अच्छा, ये भी एक सवाल है ना कि अगर आप किसी घर के ऊपर इस तरह से छापा मारते तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके घर की सब फुटेज बनाकर और उनके सारे जेवरात और वो चीज़ें मतलब अपने कब्जे में लेकर फुटेज बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, और आके जो है वो फंडिंग की जो बात है जी वो कर रहे हैं। मतलब है कि जब उन्होंने मार्च के लिए आना तो तभी आपको याद आया जी कि इस तरह से उनको फंडिंग हो रही है, इससे पहले उनको नहीं हो रही थी। अगर हो रही थी तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप सोए हुए थे। और फिर मतलब है कि आप देखें कि अगर वाकई ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि सारी जो फंडिंग है वो घर पर रखे हुए हैं और ख़ुद वो मार्च पर जो है वो निकल आए हैं। तो उनकी खवातीन भी जो है वो घर पर ही हैं। तो ये इस किस्म के हटकंडे जो है वो ये हुकूमत अपना रही है। बहरहाल वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट थी जी बिशारत जायद साहब की जानिब से की गई, और उसमें उन्होंने ये कहा जी कि जनरल कियानी की जो याद है वो मुझे आ रही है। अब इसकी मैं कहानी आपको बताता हूँ, और मौजूदा सूरत हाल को देखकर उन्होंने ये कहा, क्योंकि एक तरफ केपी के अंदर सुहेल आफरीदी आ रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब में जो साद रिजवी हैं जी वो निकले हुए हैं। तो कियानी की क्यों याद आ रही है बिशारत राजा साहब को? सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं जी, हमारे दोस्त हैं। तो कियानी साहब का क्या किस्सा है? कियानी साहब का किस्सा ये है कि वो जनरल कियानी जो है, जो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जब मुशर्रफ जो हैं वो आर्मी चीफ थे ना, तो जो एक वकला तहरीक चली, चीफ जस्टिस उस वक्त के चौधरी इफ्तिखार बहाली तहरीक वगैरह चली, वो बहाल भी हुए। तो जनरल कियानी का जो किरदार था ना वो ये ही था, उस वक्त जो किताबों में आता है और दावे भी किए जाते हैं जी, कहा जाता है कि वो असल में उस वक्त खुद यही चाहते थे कि मुशर्रफ साहब जो है वो अब अपनी जो सीट है जी वो छोड़ दे, इसलिए उन्होंने वो जो सारी तहरीक वगैरह थी वो उसके पीछे भी वो थे, वो सपोर्ट भी जो है वो कर रहे थे। और आखिर में आकर उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब को कि भाई मैं तो अब और कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर जब मुशर्रफ जो थे उन्होंने जो ओहदा था जी, जो कुर्सी थी वो छोड़ी, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ कौन बने? जनरल कियानी बने। तो ये सारी जो कहानी है वो बताई जाती है। तो अभी भी इस किस्म, तो इस वजह से अभी ये चीज़ों को देखकर बिशारत राजा साहब को भी जो जनरल कियानी है उनकी याद आ रही है। तो ये सारी इसके पीछे सारी जो कहानी है। तो बहरहाल जी हाफिज साद रिजवी जो है उनके हवाले से भी इतलात आ रही है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मैं काउंटर चेक वगैरह भी कर रहा हूँ दीगर सोर्सेज से, क्योंकि अभी तक कोई उनकी जो गिरफ्तारी है उनके हवाले से कंफर्म नहीं किया गया पुलिस की जानिब से, और दूसरी तरफ धरना वगैरह से भी उनकी कुछ डिटेल सामने नहीं आ रही, क्योंकि अभी वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद पहुंचे नहीं है। तो बहरहाल इतलात ये आ रही है जी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खैर अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो मेरे ख्याल से ये मजीद अब मामला गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि ताकत से रोका जा रहा है बजाय इसके कि आप जाकर मुज़ाकरात करें। तो अगर वो फैज़ाबाद आ जाते हैं, फैज़ाबाद बैठ जाते हैं, तो इस वक्त ऑलरेडी रावलपिंडी इस्लामाबाद की सिचुएशन ये है कि आप मतलब है कि पिंडी से इस्लामाबाद ही नहीं जा सकते, इतने अभी वो पहुंचे नहीं है, और 2 दिन से रास्ते इतने बंद किए हुए कि आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद नहीं जा सकते हैं। मतलब आम पब्लिक को आप तंग कर रहे हैं। या तो ये होना कि वो बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हो तो फिर आप कंटेनर आप लगा रहे हैं, उससे पहले ही 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, क्यों लोगों को परेशान जो है वो आपने किया हुआ है? तो इतने ज्यादा ये खौफजदा है। तो अगर आपने साथ को गिरफ्तार कर लिया तो ये और ज्यादा खतरनाक, इसलिए कि वो भी अब लीडरलेस हो जाएंगे, तो वो सारे आकर बैठ जाएंगे। वो तो यही कहेंगे कि साद रिजवी को जो है वो रिहा करें, मुज़ाकरात करें, और फिर उसके बाद उनकी जो फैमिली है उनको भी रिहा करें। मतलब अब फैमिली की तरफ जाने का क्या एक तुक जो है वो बनती है, या मतलब है कि खैर पीटीआई के साथ क्या हुआ आप अगर देखें तो उस वक्त पीटीआई वाले भी बोलते थे, वो भी कहते थे, हम भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बताते, तो उस वक्त कोई भी नहीं बोलता था। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि लगी है आग तो फिर आपका जो घर है वो किस तरह से बच सकता है, तो सारे शहर तक जो आग है वो फिर जाएगी। तो इस मामले के ऊपर भी अगर कोई नहीं बोला कि घर की खवातीन को आप इस तरह से उठा लेते हैं,
तो ये फिर आहिस्ता से सब तक जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। फिर मतलब कानून तो वैसे ही कोई नहीं है, लाकानूनियत ही है ना। तो फिर जिसका जो अगेंस्ट बात करेगा, जो अगेंस्ट निकलेगा, आपके अगेंस्ट हो जाएगा, उसको इस तरीके से आप जो है वो करेंगे। तो बहरहाल जी, ये अब तक कुछ अहम तीन तफसीलात थी। इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।